नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी काफी खौफनाक है, जो मुंबई की है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 14 साल पहले, यानी आज 2024 चल रहा है, तो हम कहानी है 2010 की। 2010 31 जुलाई सुबह का समय था। अब मुंबई में सुबह के समय क्या होता है, लोग कामों में जाते हैं, लोग स्टेशनों की तरफ बढ़ते हैं, लोग एक से दूसरे शहरों में जाते हैं काम के सिलसिले में। वहीं बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका ये क्या करती है, पूरे शहर का कचरा रात भर से सुबह तक साफ करती रहती है। और इनकी जो गाड़ियां हैं कचरे की, वो डंपिंग ग्राउंड की ओर बढ़ती हैं सुबह सुबह। तो यही समय था, कचरों की गाड़ियां डंपिंग ग्राउंड है जो कुर्ला डंपिंग यार्ड, वहां पर ये गाड़ियां कचरा लेकर जा रही हैं। और वहां पर भी एक जेसीबी होती है जो कचरे को जब यहाँ पर डंप करते हैं तो दूसरे जगह छटाई करने के बाद या वहां डंप करती है। तो धीरे धीरे ये सिलसिला जारी था। अब आगे क्या होता है, जेसीबी कचरे को दूसरे डंपर में भरकर देवनार डंपिंग ग्राउंड भेज रही थी। तभी वहां पर कुछ महिलाएं काम करती डंपिंग ग्राउंड में, कचरा छाटने का या प्लास्टिक। वहां पर कुछ महिलाएं थीं जो कचरा छाट रही थी, लेकिन अचानक उनको एक बॉडी दिखती है। बॉडी बोल सके कि उनको एक प्लास्टिक की थैली दिखती है नीले कलर की, और उसके अंदर से हाथ निकला हुआ था, हाथ दिख रहा। अब ये हाथ देखकर महिला को लगता है कि ये तो किसी की बॉडी हो सकती है। जैसे वो हाथ पूरा उसको दिखता है, जैसे भी काम कर रहा था, वैसे ही वो महिला, जो वहाँ की महिलाएं थी, ग्रुप मेंबर जेसीबी चालक को हाथ देती हैं, बुलाती हैं। जेसीबी चालक भी तुरंत जेसीबी बंद करके तुरंत महिलाओं के पास आता है और देखता है कि क्या है। तो वो देखता है कि वहां पर हाथ है, और जैसे ही वो और आगे बढ़ाता है, देखता है सिर्फ एक हाथ है, यानी उस डंपिंग ग्राउंड में सिर्फ एक हाथ है। वो लोग भी घबरा जाते हैं। वो लोग भी, जो आसपास कुछ लोग आए, उन्हें बताते हैं, और फिर लोग मिलकर नजदीकी कुर्ला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। नजदीकी कुर्ला पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों वहां पर पहुंचती है। अब दोनों पहले तो प्लास्टिक की थैली देखती है, फिर उसके अंदर हाथ देखती है, सिर्फ एक हाथ। अब पुलिस को, सबसे बड़ा पुलिस के मन में ये सवाल था कि ये बॉडी पूरी होगी, अगर हाथ इधर फेंका है तो एक और हाथ होगा, दोनों पैर भी होंगे, मुंडी भी होगी, जो धड़ है वो भी होगा, आसपास ही फेंका होगा। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार दो पैर, दो हाथ और एक मुंडी मिली, लेकिन शरीर के बीच वाला पार्ट, यानी हाथ को छोड़कर और दोनों पैरों को छोड़कर, ये धड़ नहीं मिला पुलिस को। अब इस धड़ का क्या हुआ, अब ये आदमी जो मरा है वो है कौन। अब पुलिस सबसे पहला इस केस में इस बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजती है, जो भी पार्ट मिले हैं। उसके बाद पुलिस ने सारे इस पुलिस स्टेशन है वहां के मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने लगी, यानी छाटने लगी कि जितने भी मिसिंग कंप्लेन हैं, एक दो दिन के अंदर दर्ज हुए हैं, उसे लाया जाए और चेक किया जाए, और उनकी बॉडी परिवार वालों को दिखाया जाए कि क्या किसी की बॉडी है। लेकिन पुलिस की ये भी जो कोशिश थी वो फेल हो गई, और जो मिसिंग कंप्लेन है उसके अंदर किसी का भी ये बॉडी पार्ट नहीं था। अब पुलिस का मिसिंग केस से काम नहीं चला। अब पुलिस ने क्या किया, आसपास उस मुंडी का फोटो लिया, उस मुंडी के फोटो को आसपास सर्कुलेट किया, आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट किया, आसपास के जितने इलाके हैं कुर्ला और उसके आसपास के जो देवनार है, सभी जगहों पर सर्कुलेट करने के बाद भी पुलिस को कुछ बड़ी लीड नहीं मिली। पुलिस के हाथ फिर खाली रह गए। अब एक तो इस केस में ना कोई कंप्लेनर है, ना कोई मिसिंग कंप्लेन किया है, और ना पुलिस को ये भी नहीं पता है कि ये बॉडी है किसकी। पुलिस को पूरी बॉडी भी नहीं मिली है, और इस केस में किसी ने इसको मारा तो क्यों मारा, एक के बाद एक बड़े सवाल इस केस में दबते जा रहे थे, और पुलिस सुलझाने में नाकामयाब होती जा रही थी। अब जो भी कातिल था वो काफी शातिर था, पुलिस समझ रही थी। अब पुलिस की टीम सबसे पहले इस केस में अब बॉडी को ऑब्जर्व करती है, यानी जो दोनों हाथ हैं उन्हें ऑब्जर्व करती है, क्या पता दोनों हाथ में टैटो वेटो हो, उससे पता चले। लेकिन जब दोनों हाथ देखती है तो दोनों हाथ में टैटो भी नहीं है। कोई बड़ी लीड जनरेट कर सके, कोई एविडेंस जमा कर सके, उसे सर्च कर सके, ये भी कुछ नहीं है।
अब पुलिस को अब इसे खोजना था। तो पुलिस ने मुंडी को देखा तो मुंडी पर ध्यान दी तो मुंडी जो दाढ़ी है उसकी वो हाल ही दिनों में बनवाया था, यानी दाढ़ी को बनवाया था और जो मूंछ है उसे डाई करवाया था। पुलिस को ये पता चल गया। ये डाई कराना और उसके बाद ये बियर्ड को सेविंग कराना और उसके बाद बाल कटे हुए, यानी आसपास कुछ ही दिनों पहले ये बाल कटाया है और दाढ़ी को डाई कराया, कलर कराया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा मौका बोल सकते हैं या एक चैलेंज भी है और मौका भी है इस केस को सॉल्व करने का। पुलिस आसपास के जितने भी सैलून है पता करती है कि ये आदमी, इसका जो भी बाल कौन काटा है, डाई कौन लगाया है और सेविंग कौन किया है। आसपास के जितने सैलून्स हैं सब में पुलिस की पूरी टीम गई, क्राइम ब्रांच की भी और कुर्ला पुलिस स्टेशन की, और दोनों पैरेलल जांच कर रहे थे साथ में। पता करने के बावजूद एक दिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन जाकर उस सैलून मिल गया जहां पर ये बाल कटाया था। उस आदमी के बारे में उस सैलून वाला जानता था। अब उस सैलून वाला जानने के बाद अब पुलिस को सबसे बड़ा, यानी बोल सकते हैं कि एक आशा मिल गई कि ये इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। अब सैलून वाले से पूछताछ में पुलिस पूछती है कि इसका घर कहाँ है, इसका नाम क्या है, ये रहता क्या था, कहाँ क्या करता था, बाल कटाने आया तो अक्सर आता होगा। तो पुलिस को दुकान में कुछ लोग जो मौजूद थे वो बताते हैं कि ये तो कमरुद्दीन है, यानी सॉरी ये खुर्शीद है, खुर्शीद, इसका नाम खुर्शीद है और ये धारावी के एक चौल में रहता है। धारावी जो दुनिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी स्लम, वहां पर ये रहता है। अब खुर्शीद के घर पुलिस की टीम उन लोगों को लेकर पहुंची और घर पर जब पहुंची तो पुलिस घर के अंदर जैसे ही दरवाजा खटखटाई और खोली तो अंदर 2 लोग मौजूद थे। अब 2 लोग जब मौजूद थे तो पुलिस उनसे पूछी यहाँ कोई खुर्शीद करके रहता है, तो लोग सीधा मना कर दिए। अब जब सीधा मना कर दिए तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्या हम गलत घर में आ गए या कोई किसी और के घर में आ गए। अब पुलिस की टीम एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन पुलिस की टीम जब जाने लगी तो एक अधिकारी ने गौर किया कि इनके घर के अंदर एक नया कारपेट, एक नया चटाई आया है और घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार घर को चेक करके जाते हैं। अब पुलिस की टीम घर का कोना कोना छानने लगी। जब कोना कोना छानने लगी तो वहाँ एक पानी का ड्रम होता है नीला कलर का, 200 लीटर का, जब उसे हटाई तो वहाँ पर भी ब्लड के छींटे और खून, बास, बदबू ये सब दिखी। अब पुलिस ने इन लोगों को संदिग्ध मान लिया कि कुछ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम इन लोगों को उठाकर पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची और वहाँ पर इनसे इंट्रोगेशन करना शुरू हुआ। अब पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है और ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि उनके साथ कोई खुर्शीद नहीं रहता। अब पुलिस ने जो 2 लोगों को उठाया उनके नाम भी थे मोहम्मद फिरोज, अनवर शेख। लेकिन पुलिस को ये क्लियर था कि अनवर शेख और मोहम्मद फिरोज और खुर्शीद एक ही धर्म के लोग हैं, यानी ज्यादातर पॉसिबिलिटी और संभावना है कि ये लोग जानते होंगे खुर्शीद को, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की टीम अब इससे कड़ाके से पूछताछ करना शुरू करती है, क्योंकि अभी जो हल्के में ले रही थी, क्योंकि केस फंसता जा रहा है और ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अब पुलिस की टीम जब इनसे कड़ाके से पूछताछ करती है तो जो मोहम्मद है, जो फिरोज है, वो टूट जाता है। मोहम्मद फिरोज टूट जाने के बाद पूरी कहानी बताता है। अब इस केस में जो कहानी बताता है वो भी एक हैरान कर देने वाली कहानी थी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। कौन? मोहम्मद फिरोज, अनवर शेख और खुर्शीद आलम। ये लोग बिहार से यहाँ पर कमाने आए हैं, यानी माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट पीपल्स हैं, यहाँ पर कमाने और अपना घर चलाने के लिए आए हैं। यहाँ धारावी में रहते थे, सोशल नगर में। धारावी में रहकर काम करते थे और कुछ पैसे गांव भेजते थे, और ये तीनों एक ही रूम के अंदर रहते थे। अब ये तीनों एक ही रूम में रहते थे और जो खुर्शीद है, जिसकी बॉडी मिली डंपिंग ग्राउंड में पैर, वो क्या करता था, वो फिल्म शूटिंग में हेल्पर का काम करता था। हेल्पर का काम करने के साथ साथ उसके जो एक्टर्स के साथ फोटो आना और कुछ
यानी जो उसकी लाइफस्टाइल थी थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी भले वो फिल्म सिटी में हेल्पर का ही काम करता था, लेकिन फिल्म सिटी में काम कर रहा है। तो कभी कभी स्टार्स के साथ उसका फोटो आना, वो ये लोग को चिढ़ाता था। ये लोग भी ये लोग यानी दुश्मनी जैसा हो गया था ये लोग के बीच में उसके काम को लेकर। ये लोग उतना अच्छा काम नहीं करते थे। खुर्शीद फिल्म सिटी में हेल्पर था और उसके नए नए फोटो नए नए हीरोज के साथ उसके बाद इसलिए इन दोनों के बीच कभी कभी विवाद हो जाता था। दिखाता था इन लोग को जानबूझ के चिढ़ाता था, ऐसा हो गया था। उसके बाद एक तो जो मोहम्मद फिरोज है, वे एक ही गांव के एक ही राज्य के रहने वाले थे। ये लोग अच्छे खासे दोस्त थे। और जो मोहम्मद फिरोज से ये 5-6 हज़ार रुपये उधार भी ले लिया था। 5-6 हज़ार रुपये उधार लेने के बाद वो वापस दे नहीं रहा था और ये मांग भी रहा था, लंबा समय हो गया था। और उसके बाद अचानक एक दिन मोहम्मद फिरोज की जो मोबाइल है उसे ये लापता कर दिया। उसे लेकर कहीं चला गया और जब मोहम्मद फिरोज देखा उसकी मोबाइल लापता है तो पूछा, तो वो लेके गया था, पता चला। फिर भी वो उसके मोबाइल को देने के लिए तैयार नहीं था। उसका मोबाइल वो बार बार मांगता था, क्योंकि उसके मोबाइल में उसके मम्मी, उसके भाई, उसके जो भी हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके फोटोज थे। और वो फोटो देखकर सोता था या फोटो देखता था अपने परिवार का हरदम। और उसको मोबाइल चाहिए था उस फोटोज को देखने के लिए, लेकिन ये मोबाइल दे नहीं रहा था खुर्शीद। अब इसी को लेकर इन लोग का विवाद और ये काफ़ी झगड़ा होता था, झगड़ा। फिर एक दिन 29 जुलाई को चाय की दुकान पर सुबह सुबह ये लोग बैठे थे। कौन? फिरोज और शेख, अनवर शेख। ये लोग बैठे थे, तभी अचानक आ गया वो खुर्शीद। और ये लोग वहां पर भी मोबाइल मांगने लगे। वहां पर भी जब मोबाइल वो मांगने लगा तो दोनों के बीच फिर विवाद हो गया और ये झगड़ा फिर बढ़ गया। झगड़ा यहाँ पर इतना बढ़ गया कि बवाल ज़्यादा हो गया। और उसके बाद फिर जो खुर्शीद है वो घर आ गया और घर चुपचाप सो गया। चुपचाप सो गया। फिर कुछ ही घंटों में ये लोग भी आए, यानी फिरोज भी आया और शेख भी आया। उसके बाद ये दोनों फिर उसे उठाए मोबाइल को लेकर। फिर दोनों के बीच घर के अंदर फिर बवाल हुआ। अब ये बवाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब बवाल में ये गाली भी दे रहा था, यानी खुर्शीद भी कम नहीं था। दोनों एक दूसरे को बराबर ही डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद अचानक क्या होता है कि जो मोहम्मद है वो ठान लेता है कि अब इसे सबक सिखाऊंगा, बहुत हो गया इसका, बदला लेंगे। अब ये अचानक इसको मारने का प्लान बना लेता है। मारने का प्लान बना लेता है। अब जुलाई का महीना। अब इसके बाद मारने के लिए खौफनाक कदम उठाता है। जो बकरी ईद में बकरे काटने का जो चाकू होते हैं, कोयते होते हैं, वो उठाता है। उससे इसके लगभग एक के बाद एक 6 वार करता है। 6 वार करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद यही नहीं रुकता है, उन चाकुओं से, उस हथियारों से वो लगभग शरीर के 6 टुकड़े करता है। 2 हाथों को अलग करता है, मुंडी को अलग करता है, दोनों पैरों को अलग करता है और धड़ को अलग करता है। फिर एक एक करके एक एक बॉडी पार्ट को एक ही जगह ठिकाने लगाता है। धीरे धीरे जाकर ये कुर्ला डंपिंग यार्ड में फेंक कर आता है। धीरे धीरे इसी तरह इसने पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। अब ये, अगर इस केस में मिसिंग कंप्लेन भी नहीं थी, कोई ढूंढने वाला भी नहीं था, अगर इस केस में पुलिस थोड़ी सी अपनी जो तत्परता नहीं दिखाती, तो ये केस शायद आज भी अनसॉल्व होता। पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया और मुस्टे जो उसकी दाढ़ी है, जो कलर है डाई कलर, उसके जरिए पहचानी और सैलून को खोजी। सैलून को खोजने के बाद घर खोजी, घर के बाद आरोपियों को पकड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस था और पुलिस ने जो सॉल्व किया वो काबिले तारीफ है। मुंबई पुलिस के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।